इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिवराज सिंह चौहान का बयान, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी। ईडी की छापेमारी पर बोली अतीशी। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने सीआईसी का आदेश निकलवाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखानी पड़ेगी। फर्जी डॉक्टर का पर्दाफाश। एलोपैथिक दवाइयों का चलाता था फर्जी कारोबार। फर्जी डॉक्टर का क्लिनिक सील। छिंदवाड़ा में अवैध अहाते का संचालन, लोगों को हो रही परेशानी। गुलाबी गैंग ने अवैध अहाते के खिलाफ चलाया अभियान। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान देते हुए कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उनकी आत्मा है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और कृषि में उत्पादन लगातार बढ़े, लागत घटे, उत्पादन का ठीक दाम मिले, प्राकृतिक आपदा में राहत मिले, कृषि का विविधीकरण हो और धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न उत्पादित करती रहे। इसका प्रयास हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि विभाग लगातार करता रहा है। गेहूं हमारी प्रमुख फसल है और जौ का भी अपना महत्व है। गेहूं अनेकों तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण, बढ़ते हुए तापमान के कारण ये आशंका व्यक्त की गई है कि गेहूं का उत्पादन घट सकता है। एक जमाना वो था तब हम अमेरिका से PL 480 लाल गेहूं आयात करके खाते थे, लेकिन आज मैं अपने किसानों को धन्यवाद दूंगा, वैज्ञानिकों को प्रणाम करूंगा। विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में लगभग 44% उत्पादन फसलों का बढ़ा है और गेहूं के उत्पादन में भी हमने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। लेकिन आने वाले समय जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हम ऐसी किस्मों का विकास करें कि जिससे गेहूं का उत्पादन घटे ना, लगातार बढ़ता जाए। हमने गेहूं की कई नई किस्में हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित की है। उनमें बायो फोर्टिफाइड फसलें भी है जो पोषण के लिए बहुत उपयुक्त है। ग्लूटीन की मात्रा कैसे गेहूं में कम हो, इसका भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। बढ़ते तापमान और कम पानी में भी कैसे गेहूं के उत्पादन को और हम बढ़ा पाएं, इसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं। और आज इसीलिए वैज्ञानिकों का और विशेषज्ञों का
एक चिंतन का कार्यक्रम आज ग्वालियर में आयोजित है, जिसमें देश भर के हमारे जाने माने ख्यातिनाम वैज्ञानिक भी है, प्रगतिशील किसान भी है। तो आज हम यहाँ गेहूं पर भी चर्चा करेंगे और गेहूं के साथ साथ हम जौ पर भी चर्चा करेंगे। जौ एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है पोषण की दृष्टि से, जिसका अत्यंत महत्व है। मित्रों, हमारे रबी के पूरे प्लान को करने के लिए 2 फसलों का चक्र मुख्यतः है, खरीफ का और रबी का। तो रबी में हम कैसे फसलों का बेहतर उत्पादन करें, इसके लिए रबी कॉन्फ्रेंस 14 और 15 सितंबर को हमने दिल्ली में बुलाई है। राज्य सरकारों के कृषि मंत्री और सारे अधिकारी, विशेषज्ञ और केंद्र सरकार के सारे अधिकारी, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ सब उन पर विचार करेंगे। और फिर एक बार जो लैब में शोध होता है, रिसर्च और अनुसंधान होता है, उसको हम सीधे लैंड तक लेके जाएं, किसानों तक लेके जाएं। इसके लिए पहले विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने खरीफ की फसल के लिए भी चलाया था। अब रबी की फसल के लिए भी 3 अक्टूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ होगा, उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि इस गालब ऋषि की पवित्र धरा पर आज गेहूं और जौ पर विचार मंथन हो रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता अतिशी ने कहा कि एक आरटीआई कार्यकर्ता ने सीआईसी का आदेश निकलवाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखानी पड़ेगी। डिग्री दिखाने के बजाय विश्वविद्यालय सीआईसी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया। कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीआईसी का ऑर्डर निकलवाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री दिखानी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उन्होंने डिग्री दिखाई नहीं। उसके बजाय वो हाई कोर्ट में चले गए सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ। तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसको इस बात पर गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व नहीं है कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसको गर्व नहीं होगा कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहां से पढ़े हैं। आप प्रधानमंत्री छोड़िए, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया, क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, उन्होंने न्यूज़ लेटर में ये खबर निकाली कि हमारी एक छात्रा, हमारी एक पूर्व छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास एक फर्जी डॉक्टर लंबे समय से अवैध नर्सिंग होम और एलोपैथिक दवाइयों का कारोबार चला रहा था, जबकि उसके पास केवल होम्योपैथिक योग्यता थी। बता दें कि यह डॉक्टर स्थानीय बीएमओ श्री मनकेले की मिलीभगत से यह अवैध क्लिनिक चला रहा था। वहीं फर्जी डॉक्टर खुद को स्मार्ट डॉक्टर बताता है और पत्रकारों व चैनल पर झूठी एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देता है। इतना ही नहीं,
नहीं, जब उसकी क्लिनिक सील कर दी गई तो उसने क्लिनिक फिर से खोलने की धमकी दी। नहीं, एक्चुअल में क्या अधिकांश समय से मतलब काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि मतलब सिर्फ सायगढ़ में नहीं, सारे ब्लॉकों में अधिकृत मतलब बिना लाइसेंस की वो डिस्पेंसरी खोले हुए जो कानूनी तौर पे गलत है। उनको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी डिग्री हो। यदि आपकी आयुर्वेदिक डिग्री है, होम्योपैथिक डिग्री है या एलोपैथिक डिग्री है, उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसका एक नंबर मिलता है जो CMHO कार्यालय से रजिस्ट्रेशन होता है। वो शासन को जो फीस लगती है शासन को जाती है। तो ये मुहिम कई बार चलाया है कलेक्टर साहब के द्वारा भी, माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा भी चलाया गया है, SDM साहब भी कहेंगे, लेकिन उसके बाद में भी अधिकांश लोग नहीं चलाते क्योंकि पब्लिक को तो पता नहीं रहता है कि कौन डिग्री वाला है, कौन बिना डिग्री वाला है। तो मैं सब लोगों से अनुरोध करती हूँ आपके द्वारा कि बिना डिग्री वालों के पास आप लोग ना जाइए, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। आप लोगों की जिंदगी का कोई खेल ना खेले। जो भी आपको लगे सरकारी अस्पताल में जाइए। सरकारी अस्पताल में आपको लगता है कि हाँ सरकारी अस्पताल में नहीं जाना, तो दूसरे लोग हैं जो डिग्री वाले प्राइवेट अस्पताल है उनके पास जाइए, वो उचित सलाह देंगे आपको। आपको लगता है कि बाहर जाना है तो बाहर भी वो रेफर करेंगे। और वैसे भी सरकारी अस्पतालों में काफी सुविधाएं हो गई है शासन के द्वारा, मेडिकल कॉलेज भी खुल गई है, तो आप लोग अपना फ्री इलाज करा सकते हैं। इस पर किस प्रकार से कार्रवाई होगी मैम? अब वो लाइसेंस नहीं लेंगे तो फिर उनकी क्लिनिक सील कर दी है। आगे की प्रक्रिया यदि रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो खोल देंगे। नहीं अभी यहाँ मरीज मिले हैं अंदर, तो इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? नहीं, अब वो मरीजों का तो कोई दोष नहीं है, बेचारों को नहीं पता ना कि क्या कार्रवाई चल रही है। उनकी बाटल चल रही थी, उनकी बाटल खत्म हो गई है तो हमने बाहर कर दी। अगली खबर राजस्थान के बीकानेर से है, जहां एक निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद मृतकों के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतते जाने का आरोप लगाया है। मामले पर अस्पताल के डॉक्टर ने मामले को स्पष्ट रूप से बताते हुए क्या कहा, सुनिए। ये पेशेंट लगभग 3 से 4 महीने से इस साइड में इसके पेसमेकर डला हुआ था। पेसमेकर की बैटरी बाहर निकल गई थी, इसके पस पड़ गया था। ये जयपुर, बीकानेर और विभिन्न संस्थानों में कई जगह पे सलाह ले चुका था। तो ये क्या है, इसका मैटर काफ़ी ख़राब हो गया। जबकि चूँकि ये पेसमेकर हमने नहीं लगाए थे, कहीं किसी दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में लगा था। उसके बाद में जब इसके घर वाले मेरे से मिन्नतें करने लगे तो मैंने कहा, मुझे देखो आपका केस का रायता बन चुका है, पर फिर भी मैं मेरी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूँगा इसको ठीक करने की। उसके बाद में ये लोग 22 तारीख को मेरे पास एडमिट हुए। 22 तारीख को मैंने इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए इनको एडमिट किया, जिसका चिरंजीवी और माँ योजना दोनों में कोई कोड नहीं है कार्डियोलॉजी में। इसलिए मैंने इससे पैसे डिपॉजिट करके इसका इलाज चालू किया। इसको मैंने ये भी बता दिया था कि जब तुम्हारा इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा, अगर दूसरी साइड से पेसमेकर लगाने की स्थिति बनेगी तो मैं दूसरी साइड से पेसमेकर का माँ योजना में अप्रूवल लेके मैं तुम्हारे पैसे डिस्चार्ज के समय रिफंड कर दूंगा। ये चीज़ मैंने इसको बुलाई थी। तो मेरा 24 घंटे का इनिशियल का जो ट्रीटमेंट है वो मेरा माँ योजना में नहीं था। फिर बाद में हमारा प्लान माँ योजना के अंदर इसका अप्रूवल लेके करने का बना, तो मैंने इनको बोल दिया था कि मैं आपको ये पैसा रिफंड करूँगा। जब तक पेशेंट का पेसमेकर डला दूसरी साइड से, तब तक हमारे पेशेंट पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था। ये घर वाले सारे खुश थे कि हमारे पेशेंट को इधर का जो पस वाला साइड था उधर से पेसमेकर निकाल दिया, डॉक्टर साहब ने दूसरी साइड से निकाल दिया। यहाँ इन्होंने बाहर सभी पेशेंट के परिजनों को तारीफ की कि डॉक्टर साहब ने हमारे 3-4 महीने पुराना जिसमें मवाद भर भर के बाहर निकल रहा था उस पे केस को सोल्व कर दिया। ये सभी लोग खुश थे। पर बात हुई है कि पेसमेकर लगाने के दूसरे दिन सुबह इसको वापस सांस में दिक्कत होने लगी। तो जिस साइड पेसमेकर डला था उसी साइड जब हमें एक्सरे कराया तो एक्सरे में इस साइड में कुछ इन्फ्लेट्रेट तो हो सकता है, इसकी वजह से होंगे। ये हो सकता है कोई सुप्राइडेड कोई और इन्फेक्शन हुआ होगा, वायरल न्यूमोनिया। आजकल के न्यूमोनिया का पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब सिम्टम आते हैं तभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि TLC वगैरह इसकी कंट्रोल थी। तो जब पेशेंट को मैंने पूरी तरह स्टेबल करके एंटीबायोटिक देके पूरी तरह क्लियर करके मैंने इस केस को किया। उसके बाद में जब पेशेंट को सुबह दिक्कत हुई, कम से कम 4 घंटे तक मैंने और एनेस्थेटिक ने, पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टर ने, 3 डॉक्टरों ने मिलकर कम से कम 3 घंटे तक इसके लिए मेहनत की। हमने पूरा प्रयास किया। 12 बजे के बाद में इसकी कंडीशन खराब होने लगी थी। तब मैंने इनके परिजनों को बता दिया कि इसकी स्थिति में सुधार नहीं आएगा, क्योंकि इसके फेफड़े में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में उसकी 1 बजे के लगभग मृत्यु हो गई। उसके बाद में
जब पेशेंट एक्सपायर हो जाता है उसके बाद में इसके घर वालों ने कहा कि हमारे घर वाले साथ आ रहे हैं, आप डेड बॉडी पैक कर दो, हम घर लेके जा रहे हैं। उसके बाद में इवनिंग में कुछ यहाँ के नेता के गिरी वाले लोग आते हैं हमारे हॉस्पिटल को बदनाम करने और दुष्प्रचार करने की नीयत से यहाँ आके हंगामा किया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और मैं सभी से लोगों से निवेदन करूंगा कि इस तरह की घटनाएं जो हॉस्पिटलों में घट रही हैं और जो अनावश्यक रूप से झूठा माहौल बनाया जा रहा है, इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां शहजादपुर सब डिवीजन में धरना प्रदर्शन किया गया। यह विरोध अंबाला उपमंडल 2 के एलडीसी गुरविंदर सिंह के निलंबन के खिलाफ किया गया, जिसे HSEB और उच्च अधिकारियों ने सस्पेंड किया। पिछले 1 महीने से यह आंदोलन अंबाला कैंट यूनिट की विभिन्न सब यूनिटों में चल रहा था। वहीं प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने गुरविंदर सिंह की बहाली की मांग की और उच्च अधिकारियों की कार्रवाई की निंदा की। जो आज कर्मचारी बिजली बोर्ड के यहाँ पे बैठे धरने पे, क्या कारण है, क्या आपकी मांग है? नमस्कार जी, मेरा नाम बलिंदर कुमार, SSB वर्कर यूनियन का प्रधान शहजादपुर से। हमारी मांग 40-45 दिन से चल रही। अंबाड़े में गुरविंदर LDC था, उसको मैनेजमेंट ने सस्पेंड कर दिया, जबकि उसने अच्छे तरीके से काम किया। जो अच्छे तरीके से काम करता है उसी को ये जो बिजली बोर्ड है ये उसी को सस्पेंड कर देता है। हमारा कर्मचारी दिन रात मेहनत करके काम करता है, काम का नतीजा यही मिलता है कि कर्मचारी को सस्पेंड कर दो। जो सस्पेंड कराया हो, जबकि संडे का दिन था, संडे के दिन को सस्पेंड कर दिया। अगर किसी कर्मचारी को कोई भी DA या कोई भी उसका काम होता है वो उस टाइम नहीं करते, वो वर्किंग डे में भी नहीं करते, जबकि हमारा गुरविंदर LDC संडे को ही सस्पेंड कर दिया। तो इसके विरोध में हमारा सर्कल अंबाड़े में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये 45 दिन हो चुके हैं इस प्रदर्शन को। जब तक गुरविंदर LDC को बहाल नहीं किया जाता, जब तक ये प्रदर्शन हमारे लिए चलता रहेगा। लगभग कितने के व्यक्ति इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं? प्रदर्शन में लगभग हमारे जितने भी SSB वर्कर यूनियन के कर्मचारी हैं, सभी वर्कर कर्मचारी अपना 2 घंटे का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद सभी कर्मचारी अपने काम पे चले जाते हैं। लगभग कितने दिन हो गए आप लोगों को बैठे हुए यहाँ पे? हमें को करीब 45 दिन हो गए यहाँ पर बैठे। ये जो शहजादपुर है, शहजादपुर तो 6 या 7 दिन हो गए। जो हमारा अंबाड़ा है, अंबाड़े में 45 दिन हो गए हमारे। किसी उच्च अधिकारी से आपकी कोई बात हुई, किसी यूनियन के प्रधान की कोई बात हुई इस मामले में? इसमें हमारे जो सर्कल सेक्रेटरी साहब थे उसको SC साहब के पास बातचीत हुई, तो SC साहब ने कहा कि 1-2 दिन का टाइम दो, 1-2 दिन में आपका गुरविंदर को बहाल किया जाएगा। अगली खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने अवैध अहाते के खिलाफ पूरे जिले में अभियान चलाया। इस दौरान अवैध शराब ठेके में कई अवैध रूप से अहाते संचालित हो रहे हैं, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने कहा कि यह अहाते प्रशासन की मिलीभगत से संचालित किया जा रहा है, जिससे शहर में लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा है। साथियों, मैं पूर्णिमा वर्मा, कमांडर गुलाबी गैंग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रभारी संपूर्ण महाराष्ट्र। आज मैंने चौरी क्षेत्र के ग्राम खटकर में मोहन सरकार की शव यात्रा निकाली। लगातार ये मेरी 13-14 बार मोहन सरकार की शव यात्रा मैंने निकाल चुकी हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला एक ऐसा जिला है जहाँ मोहन सरकार की शव यात्राएं निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि आज भारत देश का हृदय मध्य प्रदेश शराब के नशे की गर्त में जा चुका है। छिंदवाड़ा जिला, यहाँ के नौजवानों के जीवन का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है। हर जगह, हर चौथे घर में आज शराब बिक रही है। इनका शराब का आतंक इस कदर है कि शहर के अंदर मानसरोवर शहर का मुख्य हृदय स्थल माना जाता है। 10 खुले अवैध अहाते चल रहे हैं, जिसकी सुध शासन प्रशासन ने नहीं ली। मैं लगातार अवगत कराते जा रही हूँ। कलेक्टर साहब को मैंने दिया, तहसीलदार साहब को मैंने दिया, तमाम अफसर अधिकारियों को मैंने जानकारी में लाया कि महात्मा गांधी जी के पीछे फवारा चौक में अवैध अहाता चल रहा है। बस स्टैंड में 10 खुले अवैध अहाते चल रहे हैं। क्या सांसद महोदय को दिखाई नहीं देता? वे तो रोज वहां से जाते हैं। लेकिन आज जब मैं लौटी वहां से, तो वहां का जो माहौल था वो इतना हृदय विदारक लगा मुझे। मैंने आज अवैध अहाते को ध्वस्त किया है और मैं गुलाबी गैंग की तरफ से चेतावनी देती हूँ कि मैं अपनी आम जनता की सुरक्षा में, अपने नौजवान बच्चों की सुरक्षा में दल बल के साथ तैनात हूँ। आने वाले समय में अगर आवासीय परिक्षेत्र से अवैध अहाते यहाँ से हटाए नहीं जाते हैं तो ये आंदोलन उग्र होगा और जहां भी अवैध अहाते मिलेंगे
मैं और मेरी टीम के साथ पहुंचकर मैं उसे ध्वस्त करूंगी। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। मैं संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करना पसंद करती हूँ, लेकिन जब कानून अंधा हो जाए, संविधान की कोई सुध ना ले, लोकतंत्र की हत्या हर रोज ऐसे जिले में होए, तो मुझे लगता है कि आम जनता को अब कदम उठाने की अब जरूरत आ गई है और शहर गलियों में सड़क पर नौजवानों की सुरक्षा में छिंदवाड़ा जिले की जनता बहुत जल्द उतरेगी। अवैध आहते आवासीय परिक्षेत्र से हटाएं, ये मेरी चेतावनी है, ये मेरी बार बार चेतावनी है शासन प्रशासन को। अवैध आहते नहीं हटाए जाएंगे तो इसी तरीके से मैं एक एक अहाता शहर के अंदर ध्वस्त हर रोज करूंगी। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।